नमस्ते। जियो पॉलिटिक्स चैनल पर आपके साथ अजय कुमार झा। आज का मेरा विषय ट्रंप है। ट्रंप अगर अमेरिका में चुनाव जीत करके फिर से प्रेसिडेंट बनते हैं तो उसके क्या इम्पैक्ट ग्लोबल पॉलिटिक्स पर और जियो पॉलिटिक्स पर पड़ेंगे, उस कंटेक्स्ट पर मुझे बातें करनी है। मैं इससे आगे बढ़ूं इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर लेता हूं, अगर आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिए, बेल बटन पर हिट भी कर दीजिए। ट्रंप के बारे में बात इसलिए ज़रूरी है कि वो अब रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार अमेरिका में बन चुके हैं और वही अब चुनाव लड़ने वाले हैं। जो नवंबर में चुनाव होना है अमेरिका में 2024 का, इसी साल। उनके बरक्स तो डेमोक्रेटिक पार्टी से कमला हैरिस अब करीब करीब तय हो ही चुकी हैं कि वो चुनाव लड़ेंगी। अभी कन्वेंशन में जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन करीब करीब होता है। लेकिन आज मुझे ट्रंप साहब पर बात करनी है कि अगर वो वहाँ के अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं तो उसके क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे। ओवरऑल आज मुझे कमला हैरिस जी पर बात करनी नहीं है, लेकिन चूंकि वो चुनाव में उनकी प्रतिद्वंदी होंगी तो काहे बगाहे उनकी भी चर्चा हो ही जाएगी। आगे बढ़ें इसके पहले यह समझना ज़रूरी है कि ट्रंप हैं क्या, उनकी उनके आइडियोलॉजीज़ क्या हैं, उनके 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 थॉट प्रोसेस जो दुनिया की नज़र में है वो कैसे हैं, और वो किस तरह। चूँकि ऑब्वियसली कोई आदमी कैसा होता है उसके थिंकिंग का इम्पैक्ट उसके एक्शन पर पड़ता है, ये बात तो तय है। और जब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात हो तो कई बार उस कुछ लिमिटेशंस होते हैं जो थिंकिंग के हिसाब से किसी राष्ट्र के हित, जो राष्ट्र का हेड हो या जो गवर्नमेंट का हेड हो, एकदम एग्जैक्टली उसके थिंकिंग के हिसाब से वो अपनी पॉलिसीज़ को अंजाम दे सके, ऐसा कई बार संभव नहीं भी हो पाता है। कुछ अपने लिमिटेशंस होते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस के विषय में या जियो पॉलिटिक्स के विषय में कहा गया है कि कॉन्टिन्यूटी इज़ वेरी, मतलब एक तरह से वो एक फेनोमेनन है जो नॉर्मली देखा जाता है। लेकिन फिर भी अलग अलग नेता जब आते हैं अलग अलग देशों में तो वो उसके व्यक्तिगत इम्पैक्ट तो पड़ते ही पड़ते हैं, ये बात भी तय है। अब मैं इस विषय पर आता हूँ कि उनकी अपनी जो थिंकिंग है वो किस तरह से प्रभावित करेंगी। वो मूलतः एक नेशनलिस्ट विचारधारा के व्यक्ति हैं, और वो अमेरिका फर्स्ट में विश्वास करते हैं। इसलिए वो हर ऐसे इकोनॉमिक कंसिडरेशंस हो या इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हो जो देश में के अंदर हो और देश के बाहर भी जिसका इम्पैक्ट पड़ता हो, वो उसमें इस बात की प्राथमिकता बराबर बनाए रखेंगे। उन्होंने रखा भी है और आगे भी उसकी होने की पूरी संभावना है कि वो अपने यहाँ हर चीज़ को ऐसा चाहेंगे जो अमेरिका बेस्ड हो, अमेरिका के इंटरेस्ट में हो, अमेरिका के लिए हो। इनके जो इंडस्ट्रीज, इनके जो बिजनेस, अमेरिका के जो बिजनेस वो बाहर चले गए हैं, वो वापस अमेरिका में आएँ और वहाँ उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है। पिछली बार भी पड़ा था, यह भी देखा गया था। एक इनका ये है। दूसरा इनका सोच ये है कि रसा हमारा उस तरह का एनिमी नहीं है जैसा हम लोगों ने बना करके रखा है, तो यह भी दिखेगा। और यूक्रेन वार को वो ठीक नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि यह बंद होना चाहिए, तो वही इम्पैक्ट भी पड़ेगा कि वो कैसे पॉलिसीज़ को आगे बढ़ाते हैं। इसके अलावा तो मैंने बताया ही है कि यूरोप के कंटेक्स्ट में भी उनका मानना है कि अमेरिका बहुत ज़्यादा बोझ ले रहा है यूरोप को बचाने के लिए। वो यूरोप को खुद भी ज़्यादा आगे आना पड़ेगा, जितना आगे वह आया है उससे ज़्यादा उसे आगे जाना पड़ेगा। इसका अर्थ है कि नाटो पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, और वो नाटो के बहुत बड़े समर्थक रहे भी नहीं हैं, तो वो भी एक दिखेगा, ये बिल्कुल क्लियर है। इन्वायरमेंट का जहाँ तक सवाल है, वो उसको बहुत ज़्यादा तरजीह नहीं देते हैं। कार्बन फुटप्रिंट्स वगैरह वगैरह ये सब उसको बकवास मानते हैं एक तरह से। और वो पिछली बार जब आए थे तो उन्होंने पेरिस कन्वेंशन में वो जो वहाँ डिक्लेरेशन हुआ था उससे खुद को उन्होंने विड्रॉ कर लिया था। बाद में हालांकि बाइडेन ने उसको रिस्टोर कर लिया, तो वो उसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा। वहाँ जो यूएसए के खर्च होते हैं दुनिया भर में, इस कंटेक्स्ट में उसे वो रोकेंगे, यह बात भी तय है। ये उनका एक सोच है। ह्यूमन राइट्स को बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं मानते हैं उस नज़रिए से जैसे अभी माना जाता है, तो थोड़ा वो भी इम्पैक्ट पड़ेगा मुझे लगता है।
इसके अलावा अगर आप देखें तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के नज़रिए में वो चाइना को कभी भी फ्रेंडली नहीं मानते रहे हैं, यह तय है। ऐसा अभी हम लोगों ने बाइडेन के कंटेक्स्ट में भी देखा है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही हैं इस मामले में। कुछ मानते हैं कि चाइना उनका कभी भी फ्रेंड नहीं हो सकता है, क्योंकि वो सारी जो इकोनॉमी है वो अमेरिका की इकोनॉमी वहाँ ट्रांसफ़र हो गई है, उसकी वजह से अमेरिका को काफ़ी नुकसान होता है। वो ज़रूर चाहेंगे कि वो चाइना से वो ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस अमेरिका वापस आ जाए। ये एक उनका थॉट प्रोसेस का हिस्सा रहा है। इसके अलावा वो इज़राइल को अपना बहुत ही मित्र देश मानते हैं, तो यह भी साफ क्लियर है कि वो क्या कर सकते हैं। जहाँ तक माइग्रेशन एक इशू है, वो एक बहुत बड़ा इशू है जो इंटरनल इशू उनका है, वो उसको लेकर भी बहुत ही क्लियर है। मेक्सिको के साथ उन्होंने पिछली बार भी बाउंड्री वॉल को अंजाम दिया था, इस बार फिर वो उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। वो इलीगल माइग्रेंट को सही नहीं मानते हैं, ये बिल्कुल क्लियर है। इसका इम्पैक्ट कई देशों पर पड़ेगा, ये भी बहुत क्लियर है। इसके अलावा और अगर आप देखिए तो अगर इंटरनल पॉलिटिक्स की बात करें तो उसका या उनका इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो ये कि वो टैक्सेशन बहुत ज़्यादा हो इंडस्ट्रीज़ पर या कॉरपोरेट्स पर, वो नहीं चाहते हैं, वो उसमें कमी चाहते हैं। पिछली बार भी उन्होंने काफ़ी कम किया था और वो तो खैर बचा रहा, उसमें ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन अब मुझे लगता है कि उसे और भी वो कुछ नीचे लाने की कोशिश करेंगे। खुद भी वो एक बिजनेसमैन रहे हैं। ये बहुत क्लियर है उनका सोच कि बिज़नेस तभी बढ़ेगा जब कॉरपोरेट सेक्टर में, वहाँ इंडस्ट्रीज में या जो कुछ भी है उसके टैक्सेशन को कम किए जाएं। ये उसको बहुत ही क्लियर तरीके से देखते हैं वो। अगर आप ऐसा देखें कि एम्प्लॉयमेंट तो खैर उनका मुद्दा है ही है कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, क्योंकि उनके यहाँ जब इंडस्ट्रीज आएगी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, और ये हुआ भी था, उनके पीरियड में ऐसा हुआ भी था, तो वो बहुत क्लियर है इस मामले में। अब अगर हम ये देखें कि व्यक्तिगत तौर पर वो दूसरे देशों के नेताओं को क्या तरजीह देते हैं, उसमें वो पुतिन को बहुत बड़ा एनिमी नहीं मानते हैं, वो मिला जुला वो चलते हैं। तो यह तो वही जो उनका रसा के कंटेक्स्ट में है वो बहुत बहुत क्लियर है। शी जिनपिंग को वो बहुत फ्रेंडली नहीं मानते हैं, वो देश के हित में नहीं मानते हैं। पुतिन को मोदी हालांकि यूएसए के कंटेक्स्ट में अब ज़्यादा इधर इंडिया काफ़ी इमर्ज करता जा रहा है एक इम्पॉर्टेंट पार्टनर के रूप में, ये बात तो तय है। लेकिन उसके बावजूद भी ट्रंप किसी भी देश को इतना महत्व देना नहीं चाहते हैं कि वो अमेरिका के लिए ज़्यादा मुश्किलात पैदा करे। तो उस नज़रिए से आप देखें तो भारत को भी वो कोई बहुत फ्रेंडली मानते हैं, ऐसा नहीं है। वैसे ये अलग बात है कि इंडिया में लोग उनको ज़्यादा फ्रेंडली मानने लगे हैं, लेकिन अमेरिका में जो इंडियंस हैं वो ऐसा नहीं मानते हैं। उनका वो बिल्कुल डेमोक्रेट्स के साथ मोस्टली रहे हैं, और वो स्वाभाविक भी है, वो वहाँ के लिए भी उनके लिए वो हित कर रहा है। और इंडिया के कंटेक्स्ट में हालांकि वो इसलिए ऐसा नहीं करते हैं कि वो इंडिया के कंटेक्स्ट में डेमोक्रेटिक पार्टी बेहतर करती है, बल्कि वो इसलिए करते हैं कि उनके अपने हित में वहाँ वो ज़्यादा सही दिखते हैं डेमोक्रेट्स वाले। तो खैर, लेकिन अब इधर थोड़ा कुछ झुकान बढ़ा है जो इंडियंस भी हैं वहाँ, तो इसलिए अगर आप इंडिया के साथ रिलेशंस देखेंगे तो अब उसी तरह से होने वाला है, लव एंड हेट वाला चलेगा, वो चलता रहा है जो पहले भी चला था ट्रंप के ज़माने में। ये बात बहुत क्लियर है। ट्रंप व्यक्तिगत तौर पर काफ़ी एक ऐसे व्यक्ति रहे हैं जिनके बारे में सामान्यतः लोग कहते हैं कि फोरकास्ट नहीं किया जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा है नहीं। उनके बारे में बहुत क्लियर कट फोरकास्ट किया जा सकता है। मैंने जितनी बातों को अभी बताया जो उनकी प्राथमिकता होगी, वो उनकी सारी पॉलिसीज उसी हिसाब से चलती हैं। पता नहीं दुनिया में जो लेफ़्ट लीनिंग वाले लोग हैं जो कहते हैं कि हम लिबरल हैं वगैरह वगैरह, जो डेमोक्रेट पार्टी जिसका ये करते रही है, बराबर उसको बढ़ाती रही है, उसका मानना है कि वो बहुत ही उनके बारे में प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, परंतु ऐसा मुझे नहीं लगता। और अगर आप ठीक से देखेंगे तो यह बहुत ही प्रेडिक्टेबल हैं उस मामले में, और वो बहुत कुछ वैसा ही करेंगे जो दिखेगा। इसके अलावा अगर उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में देखें तो वो काफ़ी एडवेंचरस रहे हैं, वो मीडिया मैन भी रहे हैं, इसके अलावा वो बिजनेसमैन रहे हैं, और पॉलिटिक्स में भी वो आए। वो अकेले ऐसे पॉलिटिशियन हैं जो प्रेसिडेंट बने जिनका कोई एडमिनिस्ट्रेशन का बैकग्राउंड कभी नहीं था, या फिर
जिनका कोई मिलिट्री का बैकग्राउंड नहीं था। दोनों में कोई ना कोई बैकग्राउंड हर एक प्रेसिडेंट का रहा है बाय एंड लार्ज पहले भी, लेकिन इनका नहीं रहा है। ये ग्रैंड ओल्ड पार्टी के ग्रैंड ओल्ड पर्सन हैं जो इस उम्र में चुनाव अमेरिका में लड़ रहे हैं प्रेसिडेंट के लिए। अब तक इस उम्र में वहाँ चुनाव लड़ किसी व्यक्ति ने लड़ा नहीं था, जहाँ अभी अब वो 78 हो रहे हैं। वैसे तो बाइडन भी अब करीब करीब 82 ईयर्स के हो ही चुके हैं। तो अब लेकिन चूंकि वो यहाँ है नहीं, कंटेक्स्ट वहाँ यहाँ मेरा है नहीं, तो एक बात ये भी है। जहाँ तक वो एक बिजनेसमैन के रूप में उन्होंने काफ़ी अच्छा, और वैसे भी ऐसा कोई भी अमेरिका का प्रेसिडेंट नहीं हुआ आज तक जो इतना ज़्यादा धन संपन्न व्यक्ति रहा हो जब वो प्रेसिडेंट बना। तो लेकिन यह रहे हैं, यह भी एक अपवाद है। और व्यक्तिगत जीवन में वो काफ़ी कुछ उनके साथ होता रहा है। अभी तो हाल में अभी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के समय में काफ़ी मुश्किलात से होकर के वो गुजरे हैं। कई बार उन पर इम्पीचमेंट भी लाया गया, ये सब चीज़ें भी हुई हैं। तो काफ़ी टफ ज़िंदगी वो जीते रहे हैं। वो शराब नहीं पीते हैं, वो स्मोकिंग नहीं करते हैं। ये एक अमेरिका के कंटेक्स्ट में अगर आप देखें तो बहुत बड़ी बात है। वो अनबिलीवेबल लगता है जो बाहर के लोग हैं भारतीयों के लिए। और भी तो ये सब उनकी बातें हैं जो बहुतों को शायद पता हो या ना हो, लेकिन ये जानना जरूरी है। उनका एक या व्यक्तित्व भी 3 बार शादी कर चुके हैं। तीसरी शादी जिनके साथ उन्होंने किया है मेलानिया, कि उनके साथ अभी वो रह रहे हैं, 5 बच्चे हैं। इकोनॉमिक्स से उन्होंने ग्रेजुएशन किया 68 में, और फिर वहाँ से फिर आगे उन्होंने जो ज़िंदगी में अपने पड़ाव अलग अलग वो पूरे किए हैं, वो उसमें हम लोगों ने देखा कि वो जब अमेरिका के 45th प्रेसिडेंट बने। अब देखिए अब आगे वो क्या कर सकते हैं ये जानना आवश्यक है। वो इसलिए कि अमेरिकन पॉलिटिक्स और अमेरिकन इकोनॉमी ने दुनिया की पॉलिटिक्स को और दुनिया की इकोनॉमी को प्रभावित किया है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय से ही अगर आप देखें तो अमेरिका का इन्फ्लुएंस पूरी दुनिया पर बहुत ज़्यादा बढ़ता गया। जब से पौंड कमज़ोर हुआ, वो 1914-15 के आसपास जब से उसका पौंड कमज़ोर होना शुरू हुआ, और बाद में अगर आप देखें ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से चीज़ें उठी, और बाद में फिर और वहाँ गोल्ड का काफ़ी स्टोरेज किया गया अमेरिका में, और इवेंचुअली अंत में डी लिंक पहले तो गोल्ड से अमेरिका जो करेंसी हुआ करता था इंटरनेशनल, उसे लिंक रखा जाता था, बाद में उसे डी लिंक कर दिया गया। और 1944-45 के बाद से ही चीज़ें काफ़ी फेवरेबल होती चली गई। और जब डॉलर इंटरनेशनल करेंसी बन गया तो उस फ्रंट पर, और जब इतना पावरफुल कंट्री हो गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में, जब अमेरिका ने जापान को तबाह कर दिया, उसके बाद से मिलिट्री पावर के रूप में भी वो ऐसा इमर्ज किया कि आज तक उसकी तूती बोल रही है। और सारे दुनिया में सारे जगह अमेरिकन पॉलिटिक्स, अमेरिकन इकोनॉमी हावी होकर के हर एक देश पर बना रहता है। अब ये तो बैकग्राउंड है। ऐसे में क्या होगा, मुझे लगता है बहुत क्लियर है कि मैं शुरू करता हूँ यूक्रेन से। यूक्रेन में चीज़ें जरूर जल्द एक पॉजिटिव साइन, मुझे तो लगता है कि इसे एक पॉजिटिव साइन ही माना जाना चाहिए कि वहाँ वॉर रुकेगा, और या कम से कम उतनी बड़ी विभीषिका नहीं होगी जो अभी दिख रही है। जहाँ तक रसिया आ चुका है वहाँ तक वो मानते हैं कि रसिया रख ले और बाकी यूक्रेन को छोड़ दे और आगे ना बढ़े। तो इसके लिए वो हर हालत में फोर्स करेंगे, यह उन्होंने बहुत क्लियर कहा है। यह होने वाला है, यह होगा अगर वो होंगे तो, राष्ट्रपति बनते हैं तो। और इसके अलावा भी वो अगर पश्चिम एशिया की बात करें तो वो बहुत अच्छे और बहुत बड़े मित्र हैं इजराइल के। तो पिछली बार भी उन्होंने दिखलाया था, इस बार भी होगा। ऐसा नहीं है कि वो इस्लामिक वर्ल्ड के बहुत एनिमी हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो इजराइल के बहुत बड़े समर्थक हैं। हाँ, अगर इस्लामिक वर्ल्ड की बात करें तो वैसे तो कोई भी अमेरिकन प्रेसिडेंट ईरान के खिलाफ ही, इधर जब से वहाँ उस पर कुछ चार्जेस इन लोगों ने लगाए हैं तब से वो रहा है। तो बाइडेन भी कोई बहुत फेवरेबल तो कभी नहीं रहे ईरान के, और ट्रंप भी कभी नहीं थे, और वो तो स्थिति बनी रहेगी, इसमें कोई शक नहीं है। और उसका इम्पैक्ट भारत के साथ भी पड़ेगा, क्योंकि भारत के संबंध अमेरिका से ईरान के साथ बहुत अच्छे हैं, अमेरिका से अच्छे हैं, रसिया से अच्छे हैं, चाइना से अच्छे नहीं हैं, लेकिन चाइना से सबसे ज़्यादा बिजनेस भी हम लोग करते हैं, ये बात भी है। और वो फेवरेबली
हमारे हमारी ओर इंक्लाइंड भी नहीं है चाइना के साथ। तो लेकिन फिर भी है, चलिए इसी तरह से चलता है जियोपॉलिटिक्स में। तो प्लस वो अपने कुछ इंटरनल जो सिचुएशंस होते हैं वो सब इम्पैक्ट करते हैं। तो ये दिखेंगे। जहाँ तक क्वाड वगैरह का सवाल है, मुझे नहीं लगता है कि इसको बहुत ज़्यादा तरजीह देंगे, क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ऐसे किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ये नहीं लेंगे, नहीं लेना चाहते हैं। अमेरिका की इनकी प्राथमिकता है। तो जो आज जितने तरह के मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बने हैं, उसमें इनकी दिलचस्पी कम से कम होगी, क्वाड में कम होगी, बाकी और जहाँ भी जो सब हो रहा है उसमें कम होंगी। तो मुझे लग रहा है कि इसका फ़ायदा चाइना बाद में ज़रूर उठाएगा। हालांकि चाइना के कंटेक्स्ट में वो बराबर बोलते रहे हैं कि चाइना को रिस्ट्रेन करना ज़रूरी है, और उसमें उन्होंने काफ़ी टैरिफ भी लगाया हुआ है। हाँ, टैरिफ का जब मसला उठा तो मुझे ये भी बताना आवश्यक है कि वो बाहरी देशों के साथ व्यापार करने में काफ़ी टैरिफ लगाएंगे, अभी भी लगा हुआ है। और भारत के साथ उनकी काफ़ी रंजिश रही है। भारत को वो बड़ा टफ मानते हैं और हम लोग भी उन्हें टफ मानते हैं। 10% से ऊपर तो टैरिफ जाना ही जाना है, वो तो अभी भी चल रहा है। चाइना के साथ भी काफ़ी टैरिफ इन्होंने बढ़ा रखा है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं इंटरनेशनलिज्म इन इकोनॉमिक रिलेशनशिप, उसमें वो रिस्ट्रेन आएगा। ये सब सारी चीज़ें होंगी। तो मुझे लगता है कि ये सब, और भारत का जहाँ तक सवाल है, भारत इस मामले में उनके साथ मुझे जो लगता है कि जो एक मीठा सा संबंध इनके साथ रखने की मोदी जी ने कोशिश की थी वह जारी रहेगी। जो फ्रंट पर दिखेगा वो अंदर नहीं होगा, जो अंदर होगा वो फ्रंट पर नहीं दिखेगा। मोदी जी ने ट्रंप अपने पिछले टर्म में जाते जाते वो इंडिया आए थे, और मोदी जी उनके साथ बराबर रहे। कई बार उनके साथ उनकी मुलाकात अमेरिका में भी हुई और बाइडेन के साथ भी हुई है, लेकिन जब मैं ट्रंप की बात कर रहा हूँ तो ट्रंप की बात करूँगा। तो ऐसे में मुझे लगता है कि अब क्या होगा, अब इस बार वो किस तरह से जीतते हैं वो आज का मेरा कंटेक्स्ट नहीं है, जियोपॉलिटिक्स का कंटेक्स्ट है। तो उस पर मुझे लगता है कि चीज़ें भारत के लिए भी टफ रहेंगी। भारत के वो एनिमी अगर नहीं है तो कोई बहुत बड़े फ्रेंड भी नहीं है। चाइना की बात वो ज़रूर करते हैं एनिमी की, लेकिन उसके बरक्स वो इंडिया को इतना बड़ा फ्रेंड भी नहीं मानते हैं। वैसे तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन मानता है, लेकिन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन वो बस लव हेट वगैरह जो अमेरिका की पॉलिसी रही है, वो शुरू से ही वो किसी भी देश के साथ अगर खड़ा होता है तो नेटो कंट्री के साथ और इजराइल के साथ, लेकिन बाकी किसी के साथ वो खड़ा होता नहीं है उस तरीके से जो लोग उससे एक्सपेक्ट करते हैं। वो उसके पॉलिसी का वही तरीका है। तो मुझे लगता है भारत के संबंध रसा के साथ बने रहेंगे, चाहे ट्रंप कुछ भी कर लें वो नहीं रोक नहीं पाएंगे। भारत का संबंध रसा के साथ रहेगा ठीक उसी तरह से जैसे अभी है, और अमेरिका के साथ भी वैसा ही रहेगा जैसा अभी है। उसमें कोई खास बड़ा सुधार मुझे दिख नहीं रहा है, ये बिल्कुल क्लियर है। तो इन सब चीज़ों को अगर हम देखें तो ट्रंप के आने के बाद चीज़ें बदलेंगी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, जियोपॉलिटिक्स में। कुछ अच्छा होगा और कुछ बुरा होगा, देखते हैं क्या होता है। लेकिन अगर अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर हैरिस जीत करके आती हैं तो फिर मैं उस पर भी बात करूंगा, लेकिन उसके पहले, इलेक्शन के पहले, मैं अभी ही कुछ समय के बाद बात करूंगा। तो इजाज़त दीजिए। थैंक यू। जय हिंद।